अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आरसी लर्निंग फ्यूजन में एक बार फिर खुशामदीद। आरसी लर्निंग फ्यूजन से मैं आपके सामने मौजूद हूँ मोहम्मद जमाल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेप्रिसिएशन, जो कि आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके अकाउंटिंग पार्ट 2 के डेप्रिसिएशन सेक्शन सी का एक मेन हिस्सा है। आप बेशक पासपोर्ट पर उठा के देख लीजिएगा और कोई सवाल आए ना आए, डेप्रिसिएशन आपको हर ईयर में सेक्शन सी में लाजमी मिलेगा। मीन्स के ये एक आपके अकाउंटिंग की पार्ट 2 की अकाउंटिंग की बैकबोन ही समझिएगा। इसे जितना अच्छा तरीके से करेंगे हम उतने अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं, हम उतना अच्छा पेपर पास कर सकते हैं। और इसके अलावा ये सवाल दिखने में बड़े लगते हैं, चैप्टर दिखने में बड़ा बेसिकली इतना बड़ा नहीं है। इसकी कुछ ट्रिक्स हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की और कुछ तरीके हैं जो मैं आपको समझाता हूँ। कल मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड यानी मेथड नंबर 1 स्ट्रेट लाइन मेथड का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था और उसकी एक एग्जांपल दी थी। आज मेरे पास मौजूद है स्ट्रेट लाइन मेथड का एक कंप्लीट सवाल विद रिक्वायरमेंट और विद आपका रिक्वायरमेंट के साथ तमाम सवाल मौजूद है। इसके अंदर 3 रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन और उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड देन एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। समटाइम्स एग्जामिनर आपको कॉस्ट ऑफ मशीन या वैल्यू ऑफ एसेट गिवन करता है, समटाइम एग्जामिनर गिवन नहीं करता। वो आपको इस तरह का डेटा देता है जिसके अंदर से आपको कॉस्ट ऑफ मशीन खुद फाइंड करनी पड़ती है। और मोस्टली केसेस ऐसे ही आते हैं, क्योंकि सेक्शन सी में क्वेश्चन आता है तो इतना आराम से एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देता। वो जरूर पहले कहता है कि आप कॉस्ट ऑफ मशीन फाइंड करें, देन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस अलाउ करें, अप्लाई करें, सॉरी, फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस अप्लाई होंगे। अब ये सवाल एक दफा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं एग्जामिनर इसमें क्या कह रहे हैं और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि कॉस्ट ऑफ मशीन हम किस तरह कंप्यूट कर सकते हैं और ये सवाल मुकम्मल किस तौर पे हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं सवाल। कह रहे मरहबा कंपनी परचेज अ मशीन ऑन March 1, 2011। मरहबा कंपनी ने मशीन खरीदी मार्च की 1 तारीख 2011 को at a list price of ₹3 lakh। list price, this is not a cost of machine, this is a list price। अब सवाल ये आता है कि ये लिस्ट प्राइस क्या होती है। बेसिकली लिस्ट प्राइस वो कीमत होती है जो किसी भी शॉप, किसी भी दुकान या किसी भी मटेरियल की दुकान पे लिस्ट के अंदर लगी हुई होती है, जो आप सबसे पहले जाते ही देखते हैं। उसके बाद आप बार्गेनिंग करते हैं, जो भी वो फर्दर है। सबसे पहले जो आप प्राइस आपकी नजर से गुजरती है उसे हम कहते हैं लिस्ट प्राइस। तो एग्जामिनर ने आपको यहाँ मशीन की लिस्ट प्राइस दी है। याद रखिएगा, दिस इज नॉट अ कॉस्ट ऑफ मशीन, दिस इज अ लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन। ठीक है, लिस्ट प्राइस आपको दी है 3 लाख। इसके अलावा मजीद क्या कह रहा है, सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 2%। और इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट पे आपको डिस्काउंट मिलेगा कितना, 2%। 2% किस पे मिलेगा, 3 लाख पे। ठीक है, मजीद कह रहा है कि अंडर द टर्म ऑफ पेमेंट, हर कंपनीज, हर बड़ी कंपनीज कोई ना कोई टर्म रखती है, पेमेंट कंडीशंस रखती है। उसी तरह इस कंपनी की टर्म ऑफ पेमेंट है, क्या कह रहा है, 2, 10 एंड 45। अब बेसिकली अक्सर स्टूडेंट्स ये चीज देख के घबरा जाते हैं कि 2/10 एंड n/45 क्या है। तो मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर करता चलूं, ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, ना ही कोई इतना बड़ा इशू है। ये कह रहे हैं कि टर्म में ये पेमेंट की आपकी, अगर आप 10 डेज में पेमेंट कर देते हो तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 10 डेज में पेमेंट कर देते हो तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ डेज आपके पास कितने हैं पेमेंट करने के लिए, 45। ठीक है, 10 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हो मशीन की तो आपको 2% मजीद डिस्काउंट मिल जाएगा। अदरवाइज आपके पास 45 डेज है पेमेंट करने के लिए। ठीक है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, और डिस्काउंट आपको अप्लाई करना पड़ेगा अगर एग्जामिनर ने कहा हो। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है कंपनी पेड विद इन डिस्काउंट पीरियड। दैट्स मीन कि कंपनी ने डिस्काउंट पीरियड के अंदर यानी 10 दिन के अंदर पेमेंट दे दी और 2% डिस्काउंट गेट कर लिया। ठीक हो गई कहानी। सबसे पहले लिस्ट प्राइस, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद कंडीशन जो आपको दी है टर्म ऑफ पेमेंट वो हो गई। उसके बाद क्या है, फॉलोइंग एडिशनल कॉस्ट वर इनकर्ड ऑन द मशीन। अब मजीद अखराजात मशीन को कस्टम से या अगर बाहर से मशीन मंगाई हुई है तो बंदरगाह से कंपनी ला लेता है कि आपकी जगह पे पहुंचाने तक जितने भी अखराजात इंक्लूड होते हैं बेसिकली वो भी आपकी कॉस्ट ऑफ मशीन में
शामिल होते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ अखराजात ऐसे हैं जो कि शामिल नहीं होते। पहले मैं आपको वो क्लियर करता चलूं। सबसे पहला फायर इंश्योरेंस कभी भी आपके कॉस्ट ऑफ मशीन में शामिल नहीं होता। वजह क्योंकि ये हादसा है, हादसा कभी भी आपके एसेट से लिंक नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन एंड एडजस्टमेंट, अगर इंस्टॉलेशन या एडजस्टमेंट के दौरान मशीन डैमेज होती है या उसके अंदर रिपेयरमेंट का खर्चा आता है तो वो भी आपका टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन में इंक्लूड नहीं होगा। और इसके अलावा आपका इनकम टैक्स जो होता है वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, वो यहाँ मेंशन नहीं है, वरना मैं आपको वर्ड नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब फॉलोइंग एडिशनल कॉस्ट वर इंकर्ड ऑन द मशीन, अब इसमें से आपने पिक करना है कौन कौन से एक्सपेंसेस इसके अंदर ऐड होते हैं, वो आपने पिक करके यहाँ ले लें और टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन, आप जब मशीन लेके आते हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का बिल देना पड़ता है बेशक, और ये ट्रांसपोर्टेशन आपके कॉस्ट ऑफ मशीन में इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस इन ट्रांजिट और इसके बाद इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस, ये 3 एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कॉस्ट ऑफ मशीन में इंक्लूड होते हैं, जो आपने भी ऐड करने हैं, ठीक है। इसके बाद इंस्टॉलेशन इसके बाद 3 ईयर फायर इंश्योरेंस, मैंने कहा फायर इंश्योरेंस कभी भी इसके अंदर ऐड नहीं होता। और ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन एंड एडजस्टिंग मशीन वाज डैमेज एंड रिपेयर, मशीन इंस्टॉलेशन के दौरान या एडजस्टमेंट के दौरान कोई भी किस्म की खराबी पैदा करती है तो वो कॉस्ट ऑफ मशीन में इंक्लूड नहीं होता है। यहाँ तक का आपको डेटा दे दिया गया, इसकी कॉस्ट कितनी है 7000, ठीक है। आगे मजीद एग्जामिनर क्या कह रहा है, साल्वेज वैल्यू ऑफ मशीन। अब यहाँ से बात शुरू हो रही है रेसिडुअल वैल्यू यानी साल्वेज वैल्यू की। यहाँ तक आपको सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन कंप्यूट करनी है। कॉस्ट ऑफ मशीन कंप्यूट करने के बाद आपका स्ट्रेट लाइन मेथड का जो फार्मूला है कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ इन ईयर वो अप्लाई होगा यहाँ पे। कह रहे साल्वेज वैल्यू ऑफ मशीन वाज एस्टिमेटेड ₹10,120 रुपीस, यानी साल्वेज वैल्यू जो मशीन इस्तेमाल करने के बाद बच सकती है हमें लगता है वो 10,120 है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीन क्या है हम नहीं जानते, वो हम सब पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद हम ये मींस के स्टैंडर्ड मेथड के तहत इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड यूजफुल लाइफ वाज एस्टिमेट 10 ईयर, और यूजफुल लाइफ इसकी होगी टोटल 10 साल। मींस के आप ये मशीन जितने की भी लेंगे कॉस्ट ऑफ मशीन अभी आप निकालेंगे तो आपके सामने कॉस्ट आ जाएगी। उस कॉस्ट ऑफ मशीन के निकलने के बाद ये मशीन 10 साल तक आप यूज कर सकते हैं, 10 साल तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा काम क्या होगा, उन 10 सालों में मशीन की वैल्यू कितनी गिरी, मशीन कितनी डेप्रिसिएट हुई, ये नोट डाउन करना हमारा काम होगा, ठीक है। सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ मशीन फाइंड करेंगे और उसके बाद कह रहे हैं कंपनी फॉलोज कैलेंडर ईयर एज अकाउंटिंग पीरियड। मींस के कंपनी कौन सा ईयर फॉलो करती है, कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर कौन सा होता है, जनवरी टू दिसंबर, ठीक है। आपके पास बेसिकली 2 अकाउंटिंग ईयर होते हैं, एक जुलाई टू जून और एक जनवरी टू दिसंबर, ठीक है। यूजुअली एग्जामिनर आपको इन्फॉर्म कर देता है कि आप कौन सा अकाउंटिंग पीरियड यूज करते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ मशीन। सेकंड रिक्वायरमेंट आपसे एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज मांग रहा है, सेकंड रिक्वायरमेंट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मांग रहा है। थर्ड रिक्वायरमेंट आपसे एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज मांग रहा है। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, कॉस्ट ऑफ मशीन। तो आइए कॉस्ट ऑफ मशीन का मैंने फॉर्मेट बना दिया है यहाँ पे। अब सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन फाइंड करते हैं और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आया, उसके बाद इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन करेंगे। अब कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन करनी कैसे है, इसका मेथड क्या है, इसका पूरा फॉर्मेट क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसके 3 कॉलम बनेंगे। अब यहाँ पे डेट मैंने क्यों नहीं लिखी, क्योंकि कभी भी किसी भी सूरत में किसी भी कंप्यूटेशन की सूरत में आप डेट नहीं लिखते, ना ही आप फॉर द ईयर एंड लिखते हैं, ना ही आप फॉर द मंथ ऑफ लिखते हैं, और ना ही आप एज ऑन फला फला कुछ नहीं लिखते, ठीक है। कंप्यूटेशन सिंपल कंप्यूटेशन होती है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे आप लिस्ट प्राइस से। लिस्ट प्राइस जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, लिस्ट प्राइस ऑफ ऐसे। लिस्ट प्राइस आपको गिवन है यहाँ पे कितनी, 3 लाख। उसमें से लेस करेंगे नंबर सेकंड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली हम लेस क्यों कर रहे हैं, हम ये इसलिए लेस कर रहे हैं क्योंकि ये हम पैसे
अपने बायर को दे नहीं रहे, हम बल्कि उनसे पैसे बचा रहे हैं। इसीलिए जो बच गई कीमत वो हम लेस करेंगे ताकि जो हमें मुनाफा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मशीन सामने आ सके। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट 2%, 2% किसका? 3 लाख का। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100। तो सबसे पहले इसका 2% निकाल लेते हैं। इसका 2% आ गया 6000। ठीक है, 6000 हम क्या करेंगे इसमें से लेस कर देंगे, तो आई थिंक ये बच जाएगा 294,000। ये 294,000 आपकी क्या होगी? इनवॉइस प्राइस, या कि इनवॉइस प्राइस होगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक और चीज है, अंडर द टर्म ऑफ पेमेंट 2, 10 एंड 45, यानी कि अगर आप 10 दिन में मजीद पेमेंट कर देते हैं तो आपको 2% मजीद डिस्काउंट मिलेगा, और टोटल आपके पास नंबर ऑफ डेज वही 45 है। तो आगे एग्जामिनर ने कहा था कंपनी पे विद इन डिस्काउंट पीरियड, कंपनी ने यानी डिस्काउंट पीरियड यानी 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी, तो आपको ये कैश डिस्काउंट भी 2% का मिल गया। अब इसमें से मजीद आप कैश डिस्काउंट भी लेस कर देंगे। अब ये किसका 2% होगा? ये बेसिकली आपकी इस वैल्यू का 2% होगा, 3 लाख का नहीं, 2,94,000 का। 294,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100। तो ये आपके पास आ गया 5,880 रुपए। आप मजीद 5,880 रुपए इसमें से लेस कर देंगे, तो आपके पास बन जाएगी अमाउंट 288,120। 288,120 ये आपकी कहलाएगी कैश प्राइस, टोटल कैश प्राइस जो आप दुकान वाले को यानी आप जिससे मशीन खरीद रहे हैं उसे पे करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाते हैं एडिशनल कॉस्ट, मींस के जो आपके कॉस्ट ऑफ मशीन में ऐड होगी। अब यहां तक आपके पास काम पूरा हो गया। अब इसके बाद आपने जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है यानी जनरल मींस के कैपिटल एक्सपेंडिचर वो भी आपने इसके अंदर ऐड करने होंगे, लेकिन जो मैंने आपको बताया जो इंक्लूड होते हैं सिर्फ वही। जैसे सबसे पहले आप पहले एडिंग डाल देंगे, एड अदर कॉस्ट। ठीक है, यह याद रखिएगा अक्सर जब बच्चे इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करते हैं। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट यहां भी आके ये गलती करते हैं कि यहां तक तो वो काम सही करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं अदर कॉस्ट ऐड करने के बजाय माइनस कर देते हैं। वो समझते हैं कि हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, बेटा ये इनकम स्टेटमेंट जैसी है लेकिन इनकम स्टेटमेंट नहीं है। या क्या कर रहे हो, कंपटीशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन कर रहे हो, यानी कॉस्ट ऑफ मशीन आप फाइंड कर रहे हो आपके गिवन डेटा जो आपको एग्जामिनर ने डेटा दिया है उसके थ्रू। ठीक है, तो आपको जो अदर कॉस्ट होगी वो उसके अंदर ऐड होगी। अदर कॉस्ट आपके पास क्या क्या है? सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की वैल्यू 5,000। उसके बाद इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट की वैल्यू आपके पास मौजूद है 7,000। इसके बाद इंस्टॉलिंग एंड टेस्टिंग चार्जेस, टेस्टिंग चार्जेस आप लिख दीजिए सिंपल, कितने 10,000 आपके पास ये मौजूद है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया फायर इंश्योरेंस
और मशीन इंस्टॉलमेंट्स के दौरान जो रिपेयर के एक्सपेंसेस या डैमेज ऑफ पार्ट के एक्सपेंसेस आते हैं वो आप कॉस्ट ऑफ मशीन में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब ये 3 एक्सपेंसेस जो आपके अदर कॉस्ट है इन्हें प्लस कर लीजिए, तो ये आपके बन जाएंगे 22,000, ठीक है। अब एक और गलती, बच्चा यहां तक भी सही करता है लेकिन यहां आने के बाद माइनस का साइन लगा देता है और इसमें से माइनस कर देता है, ठीक है। तो बेटा इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि अदर कॉस्ट हमेशा कैश प्राइस या इनवॉइस प्राइस में आपकी ऐड होती है, माइनस नहीं होती, ठीक है। इसलिए मैं माइनस का साइन यहां से मिटा देता हूं। तो आपके पास वैल्यू मौजूद है कैश प्राइस की 288,120, इसी में प्लस कर लेते हैं 22,000। तो टोटल आपके पास बन गया 3,10,120। ये आपकी क्या कहलाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है। इसे भी रूट ऑफ करना ना भूलिएगा, रूट ऑफ का एक नंबर होता है आपका, ठीक है। अब यहां पे आपने फाइंड किए कॉस्ट ऑफ मशीन, जो कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में जो बेसिक कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन का समझाया था उसमें एग्जांपल में मैंने आपको डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मशीन या वैल्यू ऑफ एसेट दे दी थी, लेकिन सम टाइम आपको एग्जाम में जब फाइंड करने का कहेगा तो आप इसी तरह फाइंड करेंगे पूरे मेथड के साथ। ये आपके पास कॉस्ट ऑफ मशीन या वैल्यू ऑफ एसेट आ गई। अब यहाँ इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे यहां से लेके यहां तक की बात एग्जामिनर की। आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है, सैलरी वैल्यू ऑफ मशीन एस्टिमेट 10,120 एंड यूजफुल लाइफ 10 ईयर। इसे सॉल्व करें स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू। अब ये कॉस्ट ऑफ मशीन आ गई, आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड, इसके ऊपर नहीं करेंगे, आप बिल्कुल नहीं करेंगे इसके ऊपर करेंगे 3,10,120 पे स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे आइए मैं आपको बताता हूं, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हमारा काम शुरू हो जाता है। पहले पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ मशीन, जो कि मैंने यहां लिख दी है, कॉस्ट ऑफ मशीन 3,10,120 रुपए, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनर कहता है कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। फर्स्ट 3 इयर्स, अगर वैसे तो एग्जामिनर मेंशन करता है ईयर भी, लेकिन अगर एग्जामिनर ने मेंशन नहीं किया हो तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन आपके कौन से साल का है, 2011 मींस के फर्स्ट 3 ईयर कौन कौन से होंगे, 11, 12 एंड 13, ठीक है। तो आइए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट करते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस स्ट्रेट लाइन मेथड फ्रॉम मार्च 1 टू दिसंबर 31, 2011, क्योंकि हमने मशीन कब खरीदी है, मार्च की 1 तारीख को। जनवरी और फरवरी में हमारे पास मशीन नहीं थी, ठीक है। अब सिंपल अप्लाई फार्मूला आप करेंगे। फार्मूला में एक बार फिर लिख देता हूं यहां, कॉस्ट माइनस सैलरीज वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ इन इयर्स, ठीक है। कॉस्ट आपने फाइंड कर ली, सैलरी वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है। तो आपने जस्ट कुछ नहीं करना, वैल्यूज उठानी है और पुट करनी है, बाकी सारा काम आपका कैलकुलेटर करेगा, ठीक है। कॉस्ट आपके पास मौजूद है कितनी, 3,10,120, उसमें से माइनस करेंगे सैलरी वैल्यू जो कि आपको एग्जामिनर ने दी है यहां पे कितनी, 10,120, और यूजफुल लाइफ आपके पास कितने, 10 इयर्स, ठीक है। सबसे पहले माइनस, उसके बाद डिवाइड, 3,10,120 में से 10,120 माइनस करेंगे तो सिंपली आपके पास रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगी वो है 3 लाख। इसको डिवाइड कर लेंगे 10 से तो आपके पास आंसर आएगा 30,000। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो कि अक्सर स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड में आपकी डेट ऑफ परचेज 110% काउंट करती है। कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि काउंटिंग करती है, बेटा वो 110% काउंट करती है। फॉर एग्जांपल आपने ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लिया, आपका है 30,000,
लेकिन ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो आपके पास मौजूद है ये आपका एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, यानी कि पूरे 12 महीने या 1 साल का। जबकि एग्जामिनर कह रहे हैं मशीन तो आपने खरीदी मार्च में, कहते के जैन एंड फेब में आपके पास मशीन थी नहीं। जब एक चीज थी ही नहीं तो एक चीज डेप्रिसिएट हो भी नहीं सकती, इसलिए ये आपके पास जो आंसर है ये एनुअल डेप्रिसिएशन आया है। अब इसको आपने मंथ में तोड़ना है। आपने मशीन कितने महीने यूज की? मार्च से लेकर दिसंबर तक, मींस जनवरी एंड फरवरी आपके पास मशीन नहीं थी, यानी कि 10 महीने यूज की। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12। मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 12। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25,000 मींस 25,000। 10 महीनों का डेप्रिसिएशन आपका क्या आ गया? 25,000। ये आपका होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, ये आपने 1 साल का 30,000 निकाला था। चूंकि जनवरी और फरवरी में आपके पास मशीन ही नहीं थी तो वो 2 महीने आपने लेस कर दिए। 10 महीनों का डेप्रिसिएशन आपके पास आ गया कितना? 25,000। अब हम फॉलो कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड को, तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड कहा ही इसीलिए जाता है क्योंकि इसमें हर साल का डेटा या हर साल का डेप्रिसिएशन, चाहे आप जितनी भी दफा काउंट करेंगे, जितने साल भी काउंट करें, सेम आएगा, सिमिलर आएगा, लेकिन सालाना यानी एनुअल डेटा सिमिलर आएगा। ठीक है, अब हमने मंथ में तोड़ दिया तो ये मंथ का डेटा चेंज हो गया। अगर 9 महीने चली होती तो डेटा मजीद चेंज होता। अब नेक्स्ट ईयर यानी 2012 का जब हम निकालेंगे तो 2012 के जनवरी में भी हमारे पास मशीन है और दिसंबर तक हमारे पास मशीन है, मींस के पूरा साल हमारे पास मशीन मौजूद है। इसका मतलब पूरा साल डेप्रिसिएट हुई होगी। तो जब दूसरे साल का निकालेंगे तो पूरे 12 महीने का कंप्यूट करेंगे जिसका आंसर आएगा 30,000। तो अगर एग्जामिनर में एक ही कंडीशन में आपको 3-4 साल या 5 साल दे दिए हो सॉल्व करने के लिए, तो आप सेकेंड ईयर अगर ना भी सॉल्व करें, जैसे आंसर भी लिखे तो इट्स एक्सेप्टेबल। जैसे कि मैं लिख देता हूं फ्रॉम जनवरी 1 टू दिसंबर 31, 2012। डेप्रिसिएशन expense in the period of 2012 is equal to 30,000। ये आपका सेकेंड ईयर का हो गया। आपको हर बार सोल्व करने की जरूरत नहीं, आप एक हवाला भी एग्जामिनर को देंगे, चूंकि हर बार इसका आंसर सेम ही आना, तो आप खाली एक हवाला दे देंगे कि 2012 में भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका 30,000 आएगा। इसी तरह 2013 में भी आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 30,000 आएगा। ठीक है, पहली बार कॉस्ट ऑफ मशीन को फाइंड करते हुए आप कौन कौन से एक्सपेंसेस के अंदर इनकर्ड होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, इस पर ध्यान कर लीजिएगा। इसके अलावा एक सेल्स टैक्स होता है, वो भी ऐड होता है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है इसलिए मैंने वो आपको सॉल्व नहीं कराया, वो भी ऐड कर लीजिएगा। दूसरी बात, जब आप कंप्यूटेशन कर रहे होंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू, तो डेट ऑफ परचेज यानी मार्च 1, इसे भी गौर कर लीजिएगा। ये हमेशा काउंट करेगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू मैंने आपको अभी भी बताया, दोबारा बता रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन मेथड हमें एनुअल एक्सपेंस फराहम करता है, मंथली नहीं। उसे मंथली में कन्वर्ट हमें खुद करना पड़ता है, जैसे मैंने यहाँ पहले साल का डेटा किया है। ठीक है, इसी तरह बाकी आपके ईयर्स का स्टेम आएगा, इस तरह सॉल्व कर लेना, बहुत ध्यान से करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।